हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले कि इस एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उन सारी क्लासों को आप सहजता पूर्वक अटेंड कर लीजिएगा। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारा नया चैप्टर होगा जिसको हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे बाकायदा मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं यार। इससे पहले की क्लास जो भी हमारी मौर्य डायनेस्टी की थी या मौर्य वंश की क्लास थी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस क्लास को पहले अटेंड कर लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं मौर्योत्तर काल के संदर्भ में कि ये हमारा कैसे इंडिया में इसका उत्थान होता है या मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो भी हमारे वंश आते हैं वो कौन कौन से वंश आते हैं और किन परिस्थितियों में इन वंशों का उत्थान होता है भारत में। ठीक है, तो देखते हैं ये मौर्योत्तर काल। पहली बात ये समझते हैं कि मौर्योत्तर काल होता क्या है। तो सर्वप्रथम इतिहासकारों ने इसको मौर्योत्तर काल का नाम इस कारणवश दिया या एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में जो हमारा नया चैप्टर के तौर पे इतिहासकारों ने संकलित किया इस चैप्टर को बाकायदा प्राचीन काल के इतिहास में, उसमें यार इस कारणवश यह नाम दिया गया क्योंकि जब हमारा मौर्य साम्राज्य चलता है तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात में एक हमारा नया काल उभर करके आता है या एक नया वंश देखने के लिए मिलता है जिसको हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। फिलहाल में यार इसके अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे वंशों का उदय देखने के लिए मिलता है। इससे पहले जो मौर्य वंश था उसमें भी हम लोगों ने यार कई ऐसे शासकों को देखा जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना भी की और बाकायदा उस वंश को इंडिया में या इंडिया के बाहरी क्षेत्र में बाकायदा उसका विस्तार भी किया। ठीक है, तो उसी मौर्य के जो भी हमारे शासक थे उनकी समाप्ति के पश्चात में जो नया दौर देखने के लिए मिलता है वही हमारा मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम अगर और बात करें तो इस समय यानी जब मौर्य काल हमारा समाप्त होता है तो इस समय हमारी इंडिया में दो प्रकार की परिस्थितियां देखने के लिए मिल जाती हैं। यानी एक प्रकार से मैं बोलूं तो यार चंद्रगुप्त ने हमारे मौर्य वंश की स्थापना की थी और मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही उन्होंने यार अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड इसी के पश्चात में यार हमारा एक शासक मौर्य साम्राज्य में और महत्वपूर्ण होता है जो कि हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। तो इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसके पश्चात में धार्मिक प्रचार भी इसने किया। तो यही दो शासक हमको महत्वपूर्ण लगते हैं या महत्वपूर्ण थे हमारे किस संदर्भ में, मौर्य काल के संदर्भ में। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जैसे ही मौर्य काल हमारे आगे बढ़ता है तो यार हमारे जो उनके बाद के शासक होते हैं या उनके जो वंशज होते हैं वो थोड़ा सा उतना साम्राज्य का ना ही विस्तार कर पाते हैं और ना ही उतने शक्तिशाली होते हैं। तो जिस कारणवश लास्ट में यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारा अंतिम शासक आता है वो बृहद्रथ के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो इसी बृहद्रथ के समय में ही बृहद्रथ का एक सेनापति होता है जिसको हम लोग पुष्यमित्र शुंग के नाम से जानते हैं। इसी पुष्यमित्र शुंग ने यानी जो बृहद्रथ का सेनापति था इसी ने अपने राजा की हत्या की थी
और फाइनली लास्ट में एक नया वंश उभर करके आता है या एक नए वंश की स्थापना करता है हमारा कौन, पुष्यमित्र शुंग। यही से हमारा स्टार्ट हो जाता है शुंग वंश। अर्थात हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम देखते हैं कि दो प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। एक तो हमारा ब्राह्मण साम्राज्य उभर करके आता है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में या कुछ क्षेत्रों में यार ब्राह्मण साम्राज्य हमारा उभर करके आता है मौर्यों के पश्चात में, एंड कुछ क्षेत्रों में हमको विदेशियों के साम्राज्य देखने के लिए मिल जाते हैं या विदेशी वंश देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यही मौर्योत्तर काल में फाइनली हमको इन्हीं दोनों का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, एक हमारा वंश आता है जिसको हम लोग यानी ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य या एक तरीके से बोले तो नया वंश उभर करके आता है जिसको ब्राह्मण वंश के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे वंश आते हैं ब्राह्मण वंश के अंतर्गत, इसमें हम लोगों को फाइनली जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है किसका, पहली बात शुंग वंश का अध्ययन करेंगे, शुंग वंश। एंड शुंग वंश के पश्चात में हमारा आता है कण्व वंश, कण्व वंश आता है। एंड इसी के पश्चात में आता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। एंड इसी में जो हमें लास्ट अध्ययन करना है उसे हम चेदी वंश के नाम से जानते हैं। तो फाइनली ये सारे के सारे जो हमारे वंश थे ये ब्राह्मण वंश थे जो कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में या एक तरीके से बोले तो जब हमारा अशोक की मृत्यु होती है यानी उसका शासनकाल 273 से हमारा 232 तक चलता है अशोक का, तो उसकी मृत्यु के पश्चात में मौर्य साम्राज्य टूटने लगता है। एक तरीके से बोले तो जो हमारा विस्तार किया था साम्राज्य का उसने वो इंडिया के अंतर्गत तो किया ही था, इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहरी क्षेत्रों में भी मौर्य साम्राज्य देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है तो साम्राज्य जो साम्राज्य था उसका वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है, यानी शासक उतने बड़े थे नहीं, उतने शक्तिशाली थे नहीं, तो वो ज्यादा चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारणवश जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य का वो छोटा होने लगता है और वो एक सीमित क्षेत्र तक ही वो साम्राज्य बसता है। फाइनली लास्ट में वही पाटलिपुत्र यानी मगध वाले क्षेत्र तक ही वो साम्राज्य बसता है। तो इसी पाटलिपुत्र या पटना वाले क्षेत्र में आधुनिकता के तौर पे देखें तो यार ये सारे वंश हमारे पटना पाटलिपुत्र के आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं। ये जो हमारा कण्व वंश था ये फिलहाल में दक्षिण साइड में देखने के लिए मिलता है, यानी जो भी हमारा आंध्र प्रदेश वाला साइड है वहां पे। एंड ये सातवाहन वंश भी दक्षिण साइड में ही देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो चेदी वंश था ये फिलहाल में हम लोगों ने नाम सुना होगा कलिंग का, जो कि वर्तमान उड़ीसा को बोलते हैं। तो ये चेदी वंश उड़ीसा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ब्राह्मण वंश थे। एंड इसी के पश्चात में जो दूसरी स्थिति बनती है वो बनती है विदेशी वंशों की, यानी विदेशी वंश बोल सकते हैं या विदेशी आक्रमण के नाम से जानते हैं, या इन्हीं को हम विदेशी जातीय के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हमें किनका अध्ययन करना है, तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिकली 4 प्रकार के वंश हमारे इंडिया में आक्रमण करते हैं। अब आक्रमण कैसे करते हैं, क्योंकि यार जैसे ही छोटे छोटे राजा, तो हम लोग यार ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि छोटे छोटे शासक उनसे साम्राज्य हैंडल नहीं होता। तो क्या होता है कि जैसे ही छोटे छोटे शासक विकसित होते हैं तो जो हमारे बाहरी शासक होते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा अवसर टाइप में हो जाता है। वो लोग ये जानते हैं कि अगर हम उस क्षेत्र में आक्रमण करेंगे तो यार जाहिर सी बात है वो हमसे छोटा राजा है, यानी हमसे वो जीत नहीं सकता है। तो इस कारणवश बाहरी क्षेत्रों के शासकों के लिए ये एक प्रकार का अवसर होता है। तो इसी अवसर का लाभ उठाते ही ये हमारे
विदेशी इंडिया पे आक्रमण करते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोगों को जो अध्ययन करना है वो हम लोग सर्वप्रथम जो क्रम वाइज इंडिया में आते गए और अपना वंश स्थापित करते गए। सबसे पहले हिंद यूनानी आते हैं। किसको? हिंद यूनानी शासक, ये विदेशी शासक थे, ये भी याद रखना, हिंद यूनानी शासक के नाम से जानते हैं। एंड इन्हीं के पश्चात में हमारे आते हैं शक आते हैं, शक आते हैं। एंड इसी के पश्चात में शक के बाद पहलव बोलते हैं, पहलव वंश आता है। पहलव के पश्चात में जो हमारा लास्ट आता है उसको हम लोग कुषाण के नाम से जानते हैं। यह प्रमुख 4 प्रकार के वंश या 4 प्रकार के विदेशी आक्रमण हमारे इसी समय में होते हैं। जिस समय में ये ब्राह्मण वंश इंडिया में स्थापित होते हैं उसी समय ये भी हमारा माहौल गर्म करते हैं विदेशी लोग। ठीक है, तो फाइनली जो हमें आज अध्ययन करना है इस क्लास में, वो आज हम इन चारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और बड़े बेहतरीन ढंग से करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो यार हमारा प्रश्न जाना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी एक क्लास हम अलग से अटेंड करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको अटेंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के पश्चात में देखते हैं सर्वप्रथम ब्राह्मण वंश में जो हमारा नया वंश आता है, जो कि एक प्रकार से बोले तो भारत में सर्वप्रथम या भारत में पहली बार ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हमारे होती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो सबसे पहला वंश उभर करके आता है वो हमारा शुंग वंश आता है। ठीक है, देखते हैं शुंग वंश के संदर्भ में। देखते हैं इसी में शुंग वंश, ये हमारा क्या था? मौर्योत्तर काल का सबसे पहला वंश था, या एक तरीके से बोले तो मौर्योत्तर काल का सबसे पहला ब्राह्मण वंश था, जो कि भारत में क्या होता है? स्थापित होता है। इसके पश्चात में ये कब से कब तक स्थापित होता है शुंग वंश? तो हम लोगों ने इससे पहले अध्ययन किया था मौर्य साम्राज्य की, जिसमें जो हमारा बृहद्रथ होता है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है, जो कि 185 बीसी में ही उसका समापन हो जाता है। वो शासक भी उसी साल बनता है और शासक बनने के पश्चात भी उसकी मृत्यु भी उसी समय हो जाती है। उसी के पश्चात में हमारा ये शुंग वंश क्या होता है? उदय होता है। फाइनली ये शुंग वंश उदय कैसे होता है और क्यों होता है, इसके संदर्भ में बात करते हैं थोड़ा सा। तो हम लोगों ने यार अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो पहले ही बोला कि जो भी हमारा शुंग वंश था ये पहली बात होता क्यों है? तो मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो चंद्रगुप्त थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके बाद हमारे चंद्रगुप्त के पश्चात में कौन आते हैं? चंद्रगुप्त के पश्चात में हमारे आते हैं बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय को मानते हैं। एंड बिंदुसार के पश्चात में हमारा उनका पुत्र आता है अशोक, सम्राट अशोक, जो कि जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारे शासक थे वो कई धर्मों को मानने वाले थे। ठीक है, तो यार इस समय ये धर्म तो चल ही रहे थे समाज में, ये बात भी माइंड में सेट करके रखनी है। ठीक है, कि ये सारे जो धर्म थे ये समाज में चल रहे थे, और फाइनली जो सबसे एकदम चरम सीमा पे जो मतलब धर्म था वो था हमारा बौद्ध धर्म। ये सबसे अधिक मतलब उस समय समाज में प्रचलित था बौद्ध धर्म। तो इस समय यानी बृहद्रथ जो था ये अंतिम शासक था, तो इसके साम्राज्य में हमारे कुछ ब्राह्मण भी रहते थे, या इनके दरबार में कुछ ब्राह्मण भी थे। तो उनको थोड़ा सा जेलसी हुई, यानी जलन हुई कि हमारे रहते हुए यानी ब्राह्मणों को उतनी तवज्जो ना दी जा करके ये बौद्ध धर्म को तवज्जो दे रहा है मौर्य साम्राज्य का शासक।
तो इस कारणवश वो हमारा सेनापति भी ब्राह्मण ही होता है, जो कि हमारा बृहद्रथ का सेनापति होता है। तो वो ब्राह्मण ही था। वो समाज में सारी चीजों को देखते हुए, यानी वो ये देखता है कि ब्राह्मणों को उतनी तवज्जो ना दी जा करके वो बौद्ध समुदाय को बृहद्रथ ज्यादा तवज्जो देता है। तो जिस कारणवश बृहद्रथ को उसका सेनापति, यानी जिसको हम पुष्यमित्र शुंग के नाम से जानते हैं, वो एक दिन वही बोलते हैं ना कि उनकी हत्या कर देता है फाइनली धोखे से। और हत्या कब करता है? 185 बीसी में इसकी हत्या करता है और फाइनली यहीं से शुंग वंश स्थापित होता है। और क्यों होता है? ये इसी कारणवश होता है कि वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म को आगे लाने के लिए और बौद्ध धर्म को पीछे ढकेलने के लिए, एक तरीके से बोले, यानी बौद्ध धर्म को पीछे छोड़ते हुए अपने धर्म को या वैष्णव धर्म को या ब्राह्मण धर्म को आगे लाने के उद्देश्य से सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या की? बृहद्रथ की हत्या कर दी। यहीं से समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से क्या? मौर्य साम्राज्य। और स्थापित हो जाता है क्या? मौर्योत्तर काल। यानी मौर्योत्तर काल में जो हमारा सबसे प्रमुख ब्राह्मण साम्राज्य था है, उसको हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना हमारे करते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ये स्थापना हमारे की जाती है। ठीक है, ये बात भी हमें क्या करनी है? याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में यह एक प्रतापी शासक था, ये हम नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि प्रतापी शासक इस कारणवश था क्योंकि जब अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ हमारे विदेशी आक्रमण भी इसी समय होते हैं, तो क्या होता है कि विदेशी जो आक्रमण होते हैं उसमें हमारा एक हिंद यूनानी, अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, तो वो हिंद यूनानी शासक जो था, जिसको हम लोग मिनांडर के नाम से जानते हैं, वो मिनांडर अटैक करता है इंडिया पे। और जैसे ही अटैक करता है तो उस समय मगध वाले क्षेत्र में ये हमारा शुंग वंश स्थापित ही था। तो यार क्या होता है कि ये उसको परास्त कर देता है। यानी जैसे ही ये जानता है कि हिंदू यूनानी जो भी हमारा शासक है भारत के बाहरी क्षेत्र से आक्रमण करके इंडिया पे साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, तो ये पुष्यमित्र शुंग उससे युद्ध करते हैं और उसको पराजित करते हैं। ठीक है, तो इसी कारणवश इनको एक प्रतापी शासक के तौर पे भी इतिहास में जाना गया। एंड इन्हीं के संदर्भ में और बात ये करनी थी कि ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये पुष्यमित्र शुंग जो थे, इन्होंने एक चेंजमेंट और किया अपने शासन काल के दौरान में। क्या चेंजमेंट किया कि जो भी मतलब मौर्यों के काल में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इन्होंने चेंज करके क्या किया? इन्होंने चेंज करके अपनी राजधानी दूसरी की और अपनी एक नई राजधानी बनाई। नई राजधानी बनाते हैं जिसको हम लोग विदिशा के नाम से जानते हैं। ये विदिशा हमारी नई राजधानी थी किसकी? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की, या शुंग वंश की नई राजधानी हमारे देखने के लिए मिल जाती है। और फाइनली पाटलिपुत्र को राजधानी के तौर पे ये नहीं अपनाते हैं। एंड इन्हीं के संदर्भ में और बात करें तो ये जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं, इसमें फिलहाल में एक हमारा और महत्वपूर्ण घटना ये होती है पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में ये होता है कि मतलब इन्हीं के पश्चात में जब ये शासन कर रहे होते हैं तो कई सारे ऐसी घटनाएं होती हैं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, जिनका वर्णन बाकायदा इतिहास में इस चैप्टर के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे ही अपनी राजधानी चेंज करते हैं, इन्हीं के पश्चात में इनका जो पुत्र होता है उसका नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था हमारा, जिसको हम लोग अग्निमित्र के नाम से जानते हैं। ये नाम भी याद रखना।
अग्निमित्र के नाम से, अग्निमित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसका पुत्र था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, जो कि इनकी मृत्यु के पश्चात में ये शासक बनता है आगे चल करके। और इनके संदर्भ में यानी अग्निमित्र के संदर्भ में एक रचना हमारी देखने के लिए मिलती है। वो रचना कौन सी है? तो उस रचना के संदर्भ में जिसके हमारे रचयिता हैं, हमारे एक तरीके से बोले तो रचयिता हमारे वो गुप्त साम्राज्य में रहते थे वो लोग, गुप्त शासन काल के अंतर्गत, जिनको हम लोग कालिदास के नाम से जानते हैं। तो ये यार क्वेश्चन यहां से बनता है, कालिदास किसके समकालीन थे? समकालीन भी बोल सकता है। समकालीन से तात्पर्य है कहां पे रहते थे या किसके दरबार में रहते थे। तो कालिदास ये हमारे फाइनली आगे चल के हम लोग जब गुप्त वंश का अध्ययन करेंगे, ये मौर्योत्तर काल के पश्चात में गुप्त वंश आता है, तो उसी गुप्त वंश के अंतर्गत उसी गुप्त साम्राज्य में ही ये कालिदास हमारे एक रचयिता के तौर पे देखे जाते हैं। तो इन्हीं के समय में इन्हीं के द्वारा एक हमारी रचना की गई, जिसको हम लोग मालविकाग्निमित्रम के नाम से भी जानते हैं। मालविकाग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की रचना थी कालिदास की। ठीक है, और ये जो मालविका अग्निमित्रम है, इसका नाम किस संदर्भ में दिया कालिदास ने? तो इनका मानना ये था कालिदास का कि मालविका जैसी मतलब इनकी एक प्रकार से बोले तो अग्निमित्र का, और एक तरीके से ये जो नाम दिया गया है मालविका, ये मालविका जो है एक प्रकार की राजकुमारी होती है, और ये जो अग्निमित्रम है ये अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का हमारे क्या था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो इन्हीं दोनों के नाम पे एक हमारे पुस्तक की रचना की कालिदास ने, जिसको मालविका अग्निपुत्रम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कालिदास ने बाकायदा ये वर्णन किया कि मालविका जैसी हमारी एक राजकुमारी होती है और अग्निमित्र जैसा एक हमारा राजकुमार होता है, जिसमें बाकायदा उन दोनों के प्रेम विवाह का वर्णन इस पुस्तक के माध्यम से कालिदास ने बाकायदा अपने शब्दों में उकेर करके रख दिया। ठीक है, तो यही संदर्भ या मालविका अग्निमित्रम में यही हमको देखने के लिए मिल जाता है। और वो जो अग्निमित्रम था वो यही शुंग वंश का हमारे शासक था या राजकुमार था अग्निमित्र। ठीक है, तो इन्हीं के संदर्भ में ये जानकारी हमको देखने के लिए मिल जाती है। इसके पश्चात में एक हमको और देखने के लिए मिलती है रचना, जिसको हम लोग मनु स्मृति के नाम से जानते हैं। मनु स्मृति के नाम से जानते हैं। इसकी रचना मनु के द्वारा की गई, इसकी रचना मनु के द्वारा की गई। और इसमें जो है किसका वर्णन देखने के लिए मिलता है? इस मनु स्मृति में बाकायदा जो वर्णन मिलता है वो उस समय के समाज की जो विधि व्यवस्था थी या समाज की जो कंडीशन थी, उसका बाकायदा इस मनु स्मृति नामक पुस्तक में वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। राइटर कौन थे? तो मनु थे। ठीक है, तो इस तरह की जो भी सारी घटनाएं हमारी घटित होती हैं वो फाइनली शुंग वंश के दौरान ही हमारी घटित होती हैं। एंड इन्हीं के संदर्भ में इस शुंग वंश के संदर्भ में ही एक हमको ये देखते हैं थोड़ा सा कि शुंग वंश का अंतिम शासक हमारे कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसको हम लोग देवभूति के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना, देवभूति के नाम से जानते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति के नाम से जानते हैं। लास्ट में फाइनली अग्निमित्र के बाद भी कई ऐसे शासक हुए शुंग वंश में जिन्होंने फाइनली शुंग वंश को आगे बढ़ाया भी। ठीक है, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण ना थे, इस कारणवश उनका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया। और लास्ट में जो हमारा सबसे अंतिम शासक आता है वो हमारा देवभूति अंतिम शासक के तौर पे
शुंग वंश में देखने के लिए मिल जाता है। एंड इन्हीं के संदर्भ में, इसी शुंग वंश में हम लोगों ने एक चीज ये अध्ययन करना है कि इससे पहले हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने स्तूपों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अशोक के जो भी हमारे धम्म थे या कलाएं थी, उनमें हम लोगों ने स्तूपों का अध्ययन किया था, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो इस समय भी बौद्ध धर्म प्रचलन में था, लेकिन उतनी मात्रा में प्रचलन में नहीं था जितनी मात्रा में ये नया धर्म उभर करके आता है, ब्राह्मण साम्राज्य। तो ये ब्राह्मण साम्राज्य के बाद हमारा कोई धर्म था उस समय, तो वो बौद्ध धर्म था। और जो बौद्ध धर्म था, वहां पे हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो बौद्ध धर्म था, उनके जो स्तूप थे, उन स्तूपों के चारों तरफ, यानी एक तरीके से बोले तो रेलिंग टाइप में बनाई जाती थी, या बाउंड्री टाइप में चारों तरफ से बनाते थे, या घेराव देते थे। तो वो जो घेराव देते थे, वो हमारी लकड़ी की बनाई जाती थी, दीवार टाइप में चारों तरफ से। लेकिन यहाँ पे आकर के वो सारा चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे जो स्तूपों के चारों तरफ जो घेराव दिया गया या जो बाउंड्री दी गई, वो यार हमारा दी गई पाषाणों से, अर्थात पत्थरों के हमारे चारों तरफ घेराव यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो एक फैक्ट हमें ये भी याद रखना है। इसी के पश्चात में ये सारी चीजें हमारे होती है शुंग वंश में। ठीक है, एंड शुंग वंश के पश्चात में और अगर बात करें तो शुंग वंश कैसे आता है, शुंग वंश वही फाइनली बौद्ध धर्म को पीछे करने के लिए और ब्राह्मण साम्राज्य को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा वंश पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो फाइनली ये था हमारा पूरा का पूरा शुंग वंश। इसी के पश्चात में बात करते हैं कण्व वंश की। इसमें भी कण्व वंश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कण्व वंश था ये हमारा उतना ज्यादा विस्तृत नहीं हो पाया था। ये दक्षिण भारत में देखने के लिए मिल जाता है। दक्षिण भारत में कहां पे, तो वही हमारा आंध्र प्रदेश साइड में, महाराष्ट्र साइड में ये हमारा कण्व वंश देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और फिलहाल में ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें भी, लेकिन एक दो फैक्ट देखते हैं हम कि कण्व वंश की स्थापना कौन करता है। तो इसमें हमारे जैसे शुंग वंश में हमारा जो सेनापति था, कौन था सेनापति, पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी 185 में। तो उसी तरह सेम जस्ट उसी प्रकार से जो हमारे ये देवभूति थे, ये लास्ट शासक था किसका, शुंग वंश का। तो इस समय देवभूति शासन कर रहा था, तो इस समय इसका जो सेनापति था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वासुदेव के नाम से जानते हैं। वासुदेव ये सेनापति था, किसका सेनापति था, ये देवभूति का सेनापति था। तो इसी सेनापति के द्वारा देवभूति की हत्या कर दी जाती है, और फाइनली जब इनकी हत्या हो जाती है वासुदेव जी के द्वारा, तो वासुदेव जी एक नए वंश को स्थापित करते हैं, जिसको हम लोग कण्व वंश के नाम से जानते हैं। और फाइनली शुंग वंश यहीं से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव जी के द्वारा, और इनका जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा करके, सुशर्मा, ये याद रखना है। अंतिम शासक कण्व वंश का वो था सुशर्मा। सुशर्मा के नाम से जानते हैं, ये अंतिम शासक था। तो इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। एंड यार इन्हीं के समय में ये जो हमारा कण्व वंश होता है, इन्हीं के संदर्भ में अगर बोलना चाहें तो हम लोगों ने पहले भी ये चीज नोटिस की या अध्ययन किया कि जो हमारे शासक थे ये छोटे छोटे शासक थे, ये उतना बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। या ये जो ब्राह्मण वंश जितना भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे वंश थे जो कि कुछ समय के लिए हमारे स्थापित होते हैं, और बाद में जब तक हमारा गुप्त साम्राज्य नहीं आ जाता, या जब तक हम लोग गुप्त काल का अध्ययन नहीं करेंगे,
तब तक यार ये छोटे छोटे शासक ही हमको देखने के लिए मिलते हैं भारत में, या प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इन्हीं छोटे छोटे वंशों का हमें अध्ययन करना है। और फाइनली जब गुप्त साम्राज्य आता है तो यार गुप्त साम्राज्य फिर से वही मौर्य साम्राज्य के जैसे गुप्त साम्राज्य फिर से पुनः पूरे इंडिया में क्या होता है, विस्तरित होता है। ये तो कुछ अलग अलग क्षेत्रों में इन वंशों का उदय होता है। जैसे ये शुंग वंश जो था ये केवल और केवल मगध वाले क्षेत्र तक ही सीमित था। मगध का क्षेत्र पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना वगैरह या इसके आसपास का जो क्षेत्र था ये शुंग वंश वहां पे स्थापित होता है। ये जो कन्नौ वंश था ये हमारा दक्षिण भारत में देखने के लिए मिल जाता है। कहां पे? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाले साइड में। तो जो भी साम्राज्य था इस समय बेसिकली वो यार अशोक के मृत्यु के पश्चात में एकदम साम्राज्य बिखर सा गया था, यानी उतना विस्तार साम्राज्य का नहीं हुआ था। सब अपने अपने साम्राज्य को, मतलब होता है ना छोटे छोटे शासक हुए तो सब अपना अपना देखने लगे कि छोटा सा हमारा साम्राज्य, छोटा सा हमारा। तो इस तरीके करके जैसे ही क्षेत्र टूटने लगे तो उसी प्रकार से हमारे वंश भी उभरे, और वंश उभरे तो वहां पे छोटे छोटे शासक देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके ये कन्नौ वंश भी था, अंतिम शासक सुशर्मा था, और फाइनली ये भी ज्यादा दिनों तक अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाते हैं ये वासुदेव जी। फाइनली जैसे ही साम्राज्य विखंडित होता है तो उसी विखंडित होने के संदर्भ में जैसे ही यह कन्नौ वंश स्थापित होता है वैसे समाप्त भी हो जाता है, यानी उतना विस्तार इसका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कन्नौ वंश। इसके पश्चात में बात करते हैं सातवाहन वंश की। देखते हैं इसी में सातवाहन वंश। ये तीसरा जो हमारा मौर्योत्तर काल के अंतर्गत इंडिया में जो भी हमारा ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित होता है वो हमारा सातवाहन वंश होता है। ठीक है, तो ये जो सातवाहन वंश था यार हम लोगों ने पहले ही अध्ययन किया कि जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है तो साम्राज्य विखंडित हो जाता है, और जैसे ही साम्राज्य विखंडित होता है तो छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे हमारे शासक देखने के लिए मिल जाते हैं। उन्हीं संदर्भ में जो हमारा पहला शुंग वंश आता है, उसके पश्चात में कन्नौ वंश आता है, वो दक्षिण में आता है। ये भी हमारा दक्षिण के क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलता है। सातवाहन वंश कहां पे देखने के लिए मिलता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, क्योंकि कन्नौ वंश समाप्त होता है तो उसी कन्नौ वंश समाप्त होते ही ये हमारा सातवाहन वंश उभरता है, और वो जो हमारा था वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में था। ये भी उसी क्षेत्र में आता है। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ये हमारा देखने के लिए मिल जाता है। ये क्षेत्र के हिसाब से हुआ। अगर बात करें नदियों के संदर्भ में तो कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र आता है वो हमारा क्षेत्र पूरा का पूरा दक्षिण भारत में जो हमारी नदियां थी कृष्णा और गोदावरी, इन्हीं के आसपास के क्षेत्र में ही हमको सातवाहन वंश देखने के लिए मिलता था प्राचीन काल में। ठीक है, एंड इन्हीं के संदर्भ में ये जो सातवाहन वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना एक हमारा व्यक्ति था जिसको हम सिमुक बोलते हैं, यानी सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा, सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा ये सातवाहन वंश की नींव हमारे
रखी जाती है। एंड इन्हीं के पश्चात में इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो भी अपनी राजधानी नई ही बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी सातवाहनों की जो राजधानी थी, सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो हमारी क्या थी, तो वो थी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो कि आज अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है। महाराष्ट्र का क्षेत्र जो भी है हमारा, इसी को प्राचीन काल में प्रतिष्ठान के नाम से क्या करते थे, जानते थे। तो इसी प्रतिष्ठान वाले क्षेत्र को सातवाहनों ने क्या किया, अपनी राजधानी के तौर पे स्वीकार किया। एंड इसी में एक हमारा आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण या एक प्रतापी शासक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जानते हैं। यानी सातवाहनों का, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक के तौर पे जाना जाता है, उसको प्रतापी शासक के तौर पे जाना जाता है। और सबसे प्रतापी शासक के तौर पे जाना जाता है, नाम क्या था उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं सातकर्णी बोलते हैं, या गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से भी जानते हैं, या केवल और केवल सातकर्णी बोलते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जानते हैं। ये था हमारा सातवाहन का सबसे प्रमुख शासक। एंड इन्हीं के संदर्भ में ये जो सातवाहन था ये थोड़ा सा ज्यादा दिनों तक टिक जाता है इंडिया में, दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इसी कारणवश हो जाता है क्योंकि ये ज्यादा दिन तक स्थापित रह जाता है। और इन्हीं के संदर्भ में थोड़ी सी बात करते हैं हम कि इन्होंने अपने समय में, यानी जो भी हमारा सिमुक नामक व्यक्ति था या ये जो सातवाहन वंश था, इस पूरे के पूरे सातवाहन वंश के दौरान में कई ऐसे घटनाएं होती हैं या कई ऐसे सातवाहनों के द्वारा कई ऐसे व्यवस्थाएं जो हैं वो समाज में चलाई जाती हैं, जिससे समाज के व्यक्तियों को काफी ज्यादा, एक तरीके से बोले तो काफी ज्यादा लोग इस सातवाहन वंश से काफी प्रभावित थे। ठीक है। एंड इन्हीं के संदर्भ में बोले तो इनके द्वारा कई सारी व्यवस्थाएं चलाई गई। जैसे इनके द्वारा व्यवस्था वगैरह ये थी कि इस समय सातवाहनों का जो भी शासन काल था, ब्राह्मण साम्राज्य तो था ही, ये हम लोग जान गए। तो इस समय ब्राह्मणों को ज्यादा तवज्जो दी गई। ब्राह्मणों को तवज्जो क्यों दी गई? क्योंकि इस समय जो पूजा पाठ वगैरह होता था या पूजा अर्चना होती थी, या इस समय जो मतलब ब्राह्मणों से जो भी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो हमारे शासक थे या उनके जो आने वाले वंशज थे, उनके माध्यम से क्या किया जाता था कि जो ब्राह्मण थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था। उनके पूजा पाठ के क्रम के अनुसार में या उनकी शिक्षा देने के उपलक्ष्य में उनको वेतन या किसी भी प्रकार का मतलब रुपए पैसे का दान नहीं किया जाता था। केवल और केवल उनको एक चीज इन शासकों के द्वारा एक नई व्यवस्था चलाई गई, जिसको हम लोग एक तरीके से बोले तो दान टाइप में देते थे। वो सामंती व्यवस्था टाइप में यहाँ पे व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। सामंती व्यवस्था क्या थी? सामंती व्यवस्था से ये तात्पर्य है कि यहाँ पे जो हमारे शासक थे वो शासक कैसे थे सातवाहन वंश के, कि जो ब्राह्मण थे उनसे शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उनसे हमारा जो भी पूजा अर्चना थी, जो भी कर्मकांड था, धार्मिक क्रियाकलापों से रिलेटेड, वो सारे कार्य करवाए। और उसके पश्चात में उनको किसी भी प्रकार का पैसा वगैरह ना देने जा करके उनको एक विशेष मतलब विशेष प्रकार की भूमि दे दी जाती थी, और भूमि ही देते थे। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं किया जाता था। सबसे पहले ये व्यवस्था भारत में अगर कहीं देखने के लिए मिलती है तो वो सातवाहनों के टाइम पे ही देखने के लिए मिल जाती है। क्या होता है कि उनको कुछ भूमि दे दी जाया करती थी ब्राह्मणों को,
उनके धार्मिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। और भूमि ऐसे देते थे, राजा महाराजा दिमाग लगाते थे, क्या करते थे कि मतलब भूमि दे दिए और उनसे ये बोलते थे कि मतलब भूमि आप ले लीजिए। वहां पे बाकायदा जो भूमि देते थे वो एक गांव टाइप का हुआ करता था, ठीक है। तो वो गांव टाइप का पूरा भूमि दे देते थे और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता था उनसे ये बोल दिया जाता था कि आप वहां के मालिक हो उस गांव के, हम आपको वहां का एक तरीके से बोले तो छोटे शासक के तौर पे आपको हम उपाधि देते हैं। आप वहां पे जाकर के उस पूरे गांव को क्या कीजिए, हैंडल कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको भूमि दी जाती थी विशेष प्रकार की, जो कि एक प्रकार की उपजाऊ टाइप की भूमि होती थी। मैंने पहले ही बोला राजा महाराजा दिमाग लगाते थे, क्या करते थे, उनसे ये बोल दिया गया हमने आपको भूमि दे दी, अब इसमें आप क्या करोगे, जो भी सारी क्रियाकलाप करोगे उस संदर्भ में वहां से जो भी हमारा कर वगैरह होगा या जो लगान होगा, लगान आप हमें दोगे, बाकी शासन आप स्वयं करोगे, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था थी ये सातवाहनों के समय से देखने के लिए मिल जाती थी। और एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करना कि क्या उस समय केवल और केवल ब्राह्मणों को ही भूमि दी जाती थी, क्योंकि उस समय ये नया साम्राज्य था हमारा सातवाहन, और एक प्रकार से बोले तो नया वंश भी था ब्राह्मण वंश। तो इस समय क्या कोई अन्य धर्म नहीं था? था, बिल्कुल था। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि बौद्ध धर्म हमारा पीछे करने के उद्देश्य से ही हमारा ये क्या होता है, मौर्योत्तर काल तभी आता है जब हमारे बौद्ध धर्म को पीछे छोड़ना था, तभी हमारे ये ब्राह्मण साम्राज्य आगे उभर करके आते हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हमारा ब्राह्मण वंश ही था, समाज में यार कई ऐसे लोग थे या कई ऐसे व्यक्ति थे जो बौद्ध धर्म को भी मानते थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी इस ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे और ब्राह्मण साम्राज्य तो विकसित हुआ ही था नया नया, ठीक है। तो ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता था। और उस समय इन सातवाहनों के समय यार ये थोड़ा सा समझदार भी थे, तो समझदार भी थे यहाँ के शासक। तो ये अन्य यानी जो भी अन्य धर्म थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या ब्राह्मण धर्म हो, तो ये सबको इसी प्रकार की व्यवस्थाओं से नवाजते थे। यानी ये सबको अगर उनसे किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप करवाते थे सातवाहनों के शासक, तो यार ये उनको भूमि देते थे। और भूमि देने के क्रम में वो यही बोलते थे कि मतलब आप वहां पे शासन कीजिए, आप वहां पे शासन कीजिए और जो भी लगान होगा वो आप हमें दोगे, बाकी शासन आप अपना स्वयं करोगे, ठीक है। तो ये हर मतलब धर्म के व्यक्तियों को ये छूट दी गई थी सातवाहनों के समय में, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में अब जो भी क्रियाकलाप होते थे वो अलग अलग ना ही ब्राह्मणों के द्वारा होते थे और ना ही अलग अलग जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे ना ही उनके द्वारा होते थे। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि यार अब जाहिर सी बात है ना कि कुछ भी अगर होगा, आपके यहाँ कुछ होगा, तो यार जरूरी थोड़ी ना है कि बार बार किसी मतलब अन्य ब्राह्मण को बुला करके धार्मिक क्रियाकलापें कराई जाए। यार हमारे यहाँ जो फिक्स हो गया कि धार्मिक क्रियाकलाप यही कराएंगे, तो बार बार हम उन्हीं से करवाएंगे, हम दूसरे के पास क्यों जाएं, ठीक है। तो सातवाहनों के समय में ये चीज भी देखने के लिए मिलती है कि जो हमारे ब्राह्मण थे उन्हीं से सारी क्रियाकलापें कराई जाती थी, किससे रिलेटेड? धार्मिक कांडों से रिलेटेड। तो इस तरीके में वो जो ब्राह्मण होता था वो एक प्रकार से अपना साम्राज्य विकसित कर लेता था। इससे क्या तात्पर्य हुआ? यार साम्राज्य इस तरीके से, क्योंकि बार बार सातवाहनों के जो शासक थे ये क्या करते थे कि बार बार काम करवाए, मतलब कार्य करवाते थे, शिक्षा ग्रहण करवाते थे, तो बार बार उनको भूमि भी देनी पड़ती थी ना। होता था ना कि दान वगैरह तो देंगे ही, फ्री में कोई काम होगा नहीं। तो इस तरीके में जो दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता था वो एक मतलब छोटे से साम्राज्य का पूरे तरीके से
मालिक बन जाता था या शासक बन जाता था। अब जाहिर सी बात है, उसको पहले एक गांव दिया गया, फिर दोबारा अगर शासक ने कार्य करवाया, फिर उसको दान में दूसरा गांव दिया गया, फिर अगर कार्य करवाया गया तो फिर तीसरा गांव दिया गया। इस तरीके में जो दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता था वो अपने आप में एक साम्राज्य विकसित कर लेता था और उस साम्राज्य का स्वयं क्या हो जाता था, शासक बन जाता था। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी याद रखना है कि वो इन शासकों से नीचे ही होता था। ठीक है, इतना दिमाग लगा करके तो यार वो लोग देते ही थे। ठीक है, तो इस तरीके से, एक तरीके से बोले, इसी को हम सामंती व्यवस्था बोलते हैं। यानी राजा के अंदर राजा, राजा के अंदर राजा, शासक के अंदर शासक, शासक के अंदर शासक, इसी व्यवस्था को हम सामंती व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और यह जो सामंती व्यवस्था है, भारत में अगर किसी भी वंश के दौरान सर्वप्रथम देखी गई तो वो सर्वप्रथम देखी जाती है सातवाहनों के समय में। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी हमें क्या करना है, इतनी सारी चीजें याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में ये जो सातवाहन थे, इनके समय में और भी कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती है कि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि सातवाहनों के जो शासक थे ये अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम जोड़ते थे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात भी है और जानने योग्य भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इतिहासकार हैं उनका मानना ये है कि यहाँ के या ये जो सातवाहन थे, इनका मानना ये था कि जो सातवाहन है ये अपनी मां का नाम लगाते थे। इससे इतिहासकारों को ये अनुमान लगा कि यहाँ पे जो समाज में या परिवार में मां का या महिलाओं का एक तरीके से बोले तो बोलबाला ज्यादा था। यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता था। कहां पे? समाज में, और समाज के साथ साथ परिवार में, यानी महिलाओं की तवज्जो ज्यादा थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। पूरी तरीके से सत्य घटना भी नहीं है। प्राचीन काल के अंतर्गत या प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ज्यादातर जो भी घटनाएं हम पढ़ेंगे या पूरी की पूरी प्राचीन इतिहास में जो भी हम पढ़ेंगे वो ज्यादातर या अधिक से अधिक मात्रा में इतिहासकारों के द्वारा कल्पना की गई सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उस समय किसी ने देखा नहीं। जैसे जैसे जो भी सारे साक्ष्य हमको प्राप्त होते गए पुरातत्वविदों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा इतिहासकारों ने अनुमान लगा करके पूरी की पूरी इतिहास का या पूरी की पूरी प्राचीन इतिहास का वर्णन बाकायदा कर दिया। ठीक है, तो यह केवल और केवल अनुमान के बेस पे है, वो भी इतिहासकारों के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में यहाँ पे ये भी बोला गया कि महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। लेकिन महिलाओं को तवज्जो दी तो गई, ये ठीक था, लेकिन जहां राजा बनने की बात आएगी, राजतंत्रात्मक की बात आएगी, वहां को पुरुषों को ज्यादा तवज्जो मिलती थी, पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं को केवल और केवल समाज में और परिवार में भागीदारी थी, लेकिन सत्ता संभालने की इजाजत नहीं थी। और इसका अध्ययन बाकायदा हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी किया था। यानी प्राचीन इतिहास जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि यार सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। तो एक था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है हमारा सातवाहन वंश। इन दोनों ही जगहों पे हमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, एंड तीसरी बात ये इस घटना का जो भी हमको मतलब एक तरीके से बोले तो ये जो घटना है हमारी, ये कहां से इसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो एक हमारा अभिलेख प्राप्त होता है, अभिलेख जिसको हम लोग नाना घाट अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो इस नाना घाट अभिलेख से हमको ये सारी चीजें जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, एंड इन्हीं के पश्चात में हमारा सातवाहनों के समय में कई ऐसे सिक्के थे जो सिक्के चलाए गए। कौन कौन से सिक्के? सातवाहनों के द्वारा कुछ हमारे सिक्के चलाए गए। सिक्के कैसे?
सिक्के हो गए जैसे कांसे के सिक्के, सातवाहनों के समय कांसे के सिक्के चलाए गए। कांसे के साथ साथ शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्कों का भी प्रचलन था। एंड पोटीन, पोटीन के सिक्के ये भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड पोटीन के साथ साथ एक हमारे सिक्के और आता है, वो फिलहाल में आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, बाकी ये चीजें देखेंगे हम लोग। और सबसे अधिक मात्रा में जो हमारे इस सातवाहनों के समय में जो सबसे भारी मात्रा में सिक्के चलाए गए वो शीशे के सिक्के हमारे चलाए गए। ये सर्वप्रथम शीशे के सिक्के यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इन्हीं के पश्चात में कुछ हमारी घटनाएं और होती हैं। क्या घटनाएं होती हैं कि ये हुई सिक्कों की बात। सिक्कों के पश्चात में यहां से हमको साक्ष्य और प्राप्त होता है, कुछ कलाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। कलाएं कैसी कि कुछ हमारी कलाएं ऐसी जैसे कारले चैत्य का निर्माण सातवाहनों के समय में होता है। अमरावती कला का विकास ये भी सातवाहनों के समय में होता है। तो इस तरीके की कलाएं भी थी जो कि हमारा सातवाहनों के समय देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें नोट करना है कला के संदर्भ में, यानी कारले चैत्य, कारले चैत्य कला का निर्माण किसके समय में होता है? सातवाहनों के समय में। अमरावती, अमरावती कला का निर्माण ये किसके समय में होता है? ये भी होता है हमारा सातवाहनों के समय में। एंड इसी के संदर्भ में ये जब सारी घटनाएं हो रही होती हैं तो इस समय थोड़ी सी बात ये करते हैं कि जो सातवाहन थे इनके समय में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, ब्राह्मी लिपि का। और हम लोगों ने अध्ययन किया था मौर्य साम्राज्य का, तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ही इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के पश्चात में सातवाहनों की जो भाषा थी वो हमारी प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें ये सातवाहनों से रिलेटेड याद रखनी है। ये कारले चैत्य एक बार नोट कर लेना, ये कारले चैत्य बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कला थी। चैत्य का मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो भी हमारा पूजा पाठ का स्थल होता है उसे ही हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। और फाइनली इसको कला चैत्र का नाम दिया गया, कारले चैत्य का नाम दिया गया, ठीक है। इसी के पश्चात में ये था हमारा पूरा का पूरा सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश में हमको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। बात करते हैं सातवाहन वंश के पश्चात में जो हमारा लास्ट या अंतिम प्रमुख जो हमारा वंश उभर करके आता है या जो प्रमुख ब्राह्मण वंश आता है सातवाहन के पश्चात में, उसको हम लोग चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं चेदी वंश के संदर्भ में। देखते हैं इसी में जो हमारा लास्ट वंश आता है चेदी वंश, ये लास्ट ब्राह्मण वंश था, यानी अंतिम ब्राह्मण वंश था हमारा। ये हमें याद रखना है चेदी वंश। एंड इसी के संदर्भ में बात करें तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा इसका जो क्षेत्र वगैरह था चेदी वंश का, ये कहां पे देखने के लिए मिलता है? तो ये हमारा कलिंग वाले क्षेत्र में, कलिंग का क्षेत्र जो था हमारा ये इस क्षेत्र में विकसित होता है हमारा चेदी वंश, ठीक है। जो कि ये वही कलिंग का क्षेत्र है जहां पे हमारे सम्राट अशोक के द्वारा अटैक किया गया था और फाइनली अशोक के द्वारा इसको अशोक के साम्राज्य में मिला लिया गया था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है अशोक की, तो हमारे उसके जो वंशज होते हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं या उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं
जिससे अपने साम्राज्य का देखभाल कर सके या उसको और विस्तृत कर सके। विस्तृत करने के मतलब विस्तृत तो ना कर पाए, लेकिन जो भी साम्राज्य था वो और विखंडित होकर के रह गया। तो उसी विखंडित होने के क्रम में ये जो कलिंग का क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, मौर्य साम्राज्य से अलग हो जाता है, जहां पे लास्ट में ये चेदी वंश उभर करके आता है मौर्योत्तर के समय में। ये सारे के सारे एक ही समय में उभरे हुए वंश हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो कलिंग के क्षेत्र में, जो कि वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र, वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में हमारा ये चेदी वंश देखने के लिए मिल जाता है। इस चेदी वंश के जो हमारे संस्थापक हैं, एक तरीके से बोले तो चेदी वंश का जो संस्थापक थे खारवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खारवेल के नाम से जानते हैं। या एक प्रकार से बोले तो यहाँ पे एक हमारा इसके संस्थापक के तौर पे या इसके मतलब सबसे प्रतापी शासक के तौर पे जिनका नाम आता है चेदी वंश में सबसे प्रतापी एवं महत्वपूर्ण शासक के रूप में अगर किसी को जानते हैं तो वो था हमारा खारवेल, जो कि काफी महत्वपूर्ण था, जो कि ये चेदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और इसके संदर्भ में जो जानकारी मिलती है, ये खारवेल के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है, वो यहीं से हमको एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसको हम लोग हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस अभिलेख से खारवेल के संदर्भ में बड़े ही बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलती है कि खारवेल हमारा कौन था, किस शासक से संबंधित था या किस वंश से संबंधित था। तो इसके संबंध में सारी जानकारियां हमको चेदी वंश में मिल जाती हैं। और ये खारवेल वही खारवेल है कि जिसने क्या किया, मगध के क्षेत्र में अटैक किया था। मगध पहले विशाल साम्राज्य था, लेकिन इस समय मगध भी सिकुड़ करके छोटा हो गया था। तो उतना विशाल साम्राज्य नहीं था और उतना मतलब शक्तिशाली भी नहीं था, जिस कारणवश खारवेल जो कलिंग का शासक था, ये अटैक करता है मगध पे। और मगध पे अटैक करने के बाद मगध में एक हमारी मूर्ति थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिन शीतल वाड़ भी बोल सकते हैं और नाथ भी बोल सकते हैं। जिन शीतल नाथ की मूर्ति ये वहां से उठा करके लाता है कलिंग में, और कलिंग में पुनः उस मूर्ति को क्या करता है, स्थापित कर देता है। और ये जो जिन शीतल नाथ की मूर्ति थी, यह एक प्रकार की जैन मूर्ति थी। क्या थी? जैन मूर्ति थी, क्योंकि ये जो खारवेल था ये जैन धर्म को मानता था। इस कारणवश ये जो मूर्ति थी ये जैन धर्म की मूर्ति थी। और चेदी वंश के अधिकतर जो लोग थे वो जैन धर्म को ही मानते थे, ठीक है। फिलहाल में इससे पहले मौर्य वाली क्लास अटेंड की होगी, तो उसमें हम लोगों ने यार अध्ययन किया था मौर्य से पहले जो भी हमारे शासक थे, मतलब इससे पहले हम लोगों ने